हेलो बच्चों, हम पढ़ लिए थे आपके साथ प्रथम केमिस्ट्री का लेक्चर है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल। आपको 10 न्यूमेरिकल कराए गए थे लास्ट वाली क्लास में, और आपको कहा गया था इन 10 न्यूमेरिकल की आपको तमीज से प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं करी तो कर लीजिए, और आपके पास बुक होगी, उस बुक को उठाइए और उसमें से ज़बरदस्त तरीके से सवाल निकालिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। जैसा टारगेट हो उसके अनुसार पढ़ते चले जाइए। टारगेट ऊंचा बनाना जरूरी है, हम आपको बता दिए थे। ओके, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। क्या बात करने वाले हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। उसके बाद हम आपको साइड में एक तरफ पढ़ाएंगे जो पहले पढ़ा चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। ऐसा क्यों पढ़ाएंगे वो थोड़ी देर बाद बताएंगे हम आपको। क्यों, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं तो फिर क्यों पढ़ाएंगे? इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि उसका उससे लिंक है, संबंधित है, इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज हम आपको पढ़ाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, और उसके बाद हम समझाएंगे आपको रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से पेपर में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आप उसको पढ़ाएंगे कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देना है जिसकी आणविकता तो 2 हो लेकिन कोटि 1 हो। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ओके, आइए हम बात करते हैं। तो सब बच्चा लोग हेडिंग बना लीजिए, रासायनिक, ये केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स चला है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या है? मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये है आपका कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी आणविकता कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, इस ये हेडिंग आपको बनानी है। पहले हम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आपको लिखवाएंगे। समझे? पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद लिखवाएंगे। आपसे पूछेंगे सबसे, जो सब बच्चा लोग देख रहा है इधर उधर बैठा, ठीक है, वही जो खाट पे बैठा है, समझ में आया आपको? जो बेड पे बैठा है, जिसको आलस आ रहा है, सबको बात, सब पे ध्यान है हमारा, ठीक है। इधर देख लीजिए, चलें, ये देखिए H2 प्लस I2। एक मिनट, ये अभिक्रिया देखिए, आपको समझा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, ठीक है। H2 प्लस के I2 एरो 2HI, बहुत महीन महीन बात बताएंगे इसमें आपको। तो H2 प्लस के I2 इक्वल्स टू 2HI, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम आप हमको बताइए कि इसके अंदर अभिकारकों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे 2, बिल्कुल शाबाश। जहाँ कुछ नहीं होता कितना होता है? 1। जहाँ कुछ नहीं होता कितना होता है? 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो अभिकारक के जो अणु होंगे उनकी जो कुल संख्या होगी, अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या ही रासायनिक अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। कोई पूछे तुमसे कि बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, तो आणविकता आप क्या क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या, अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या ही रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या ही रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। समझ गए आप? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, तो देखिए इस अभिक्रिया को देखिए ना, इस अभिक्रिया में मुझे बताइए 2 अभिकारक है, उनके अणुओं की संख्या कितनी है? सामने देख लीजिएगा बस, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आणविकता कितनी हो जाएगी? 2। इस रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होगी कितनी होगी? 2 होगी। आणविकता कितनी हो जाएगी? 2। दूसरी अभिक्रिया आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसको बताइएगा। 2NH3, इसको छोड़ दीजिए, N2 प्लस 3H2 एरो 2
NH3, बताइए इसकी आणविकता कितनी होगी? तो इसकी ऊपर प्लेटिनम भी है, तो इसकी आणविकता हुई कितनी? 1 और 3 कितना? 4। आणविकता बराबर कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता है, रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता है, थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 3 तो हो सकती है और 3 वाली भी बहुत दुर्लभ होती है। समझ में आया आपको? तीन अभिकारक के अणुओं की संख्या 3 से ज़्यादा हो, अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिकारक के अणुओं, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक है, अभिकारक के अणुओं की जो कुल संख्या होती है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो जिस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 3 होती है उसकी आणविकता जिसकी 3 होती है वो रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत दुर्लभ रासायनिक अभिक्रियाओं में आती है। क्यों? उसके रासायनिक अभिक्रिया को आपस में अभिकारकों को अभिक्रिया करने में बहुत कठिनाई पैदा होती है, इसलिए इसकी आणविकता लगभग 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सामान्यतः इसकी आणविकता 1 या 2 ही होती है। समझ में आया आपको? और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण संतुलित हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण संतुलित हो, उस पूर्ण संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को देखकर यह कभी नहीं पता लगा जा सकता कि इसकी आणविकता कितनी होती है। जरा मेरी बात पर गौर फरमाइए जो मैं आपको बता रहे हैं। कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण हो, क्या पता वो रासायनिक समीकरण पहले 3-4 टुकड़ों में हो के आपके पास आई हो। पहले उसमें जैसे आपने सुना होगा धावुन चोड़ा बनाने की विधि, उसमें लगभग 3 अभिक्रियाएं होती है, 3 अभिक्रियाएं। तो क्या कह रहे थे हम? तो ये वाली अभिक्रिया भी पॉसिबल नहीं है। हमने कहा क्या पता वो रासायनिक अभिक्रिया 3-4 चरणों में संभव हुई हो। तो किसी भी पूर्ण संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर उसकी आणविकता आप कभी ज्ञात नहीं कर सकते। समझ गए आप क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? ये सब बातें आपको नोट में लिखवाई जाने वाली हैं। समझ गए? चलो आपको दोबारा बताते हैं क्या बताया हम आपको। पूछेगा आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित करने से पहले सारी बातें आपको लिखनी होगी। इसमें हेडिंग में क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या, अभिकारक के अणुओं की जो कुल संख्या होती है वो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उसके बाद आप ये उदाहरण लिखेंगे, उसकी आणविकता लिख देंगे 2। ये उदाहरण लिखेंगे, इसकी आणविकता लिख देंगे 2, लेकिन ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे संभव नहीं, संभव नहीं। वैसे तो बता सकते हैं लेकिन कठिनाई पैदा कर देगा। 3 से ज़्यादा सामान्यतः है जो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता होती है 1 या 2 ही होती है। उसके बाद आप नोट में लिखेंगे, नोट नंबर 1 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे किसी भी पूर्ण संतुलित रासायनिक समीकरण की आणविकता बताना जटिल है या कठिन है। कैसे बता देंगे आपको? क्या पता वो शुरू के 4-5 चरणों में होकर आई हो, तो फिर उसकी आणविकता शुरू से काउंट करते हुए आएंगे। तो किसी भी पूर्ण संतुलित रासायनिक समीकरण को, इस नोट में लिखेंगे, पूर्ण संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर उसकी आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती। ज्ञात तो की जा सकती, कठिन हो सकता है। समझ में आपको? उसके बाद नोट नंबर 2 में लिखिए आप, नोट नंबर 2 में लिखिएगा कि किसी भी रासायनिक, ध्यान से सुनिए, किसी भी रासायनिक समीकरण में, कोई भी रासायनिक समीकरण हो, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की जो सामान्यतः आणविकता, सामान्यतः साधारण शब्दों में सामान्यतः आणविकता या तो 1 होती है या 2 होती है। समझ में आया? ये नोट नंबर 2 में लिखना है आपको अपने नोट्स में। पिछली बार नहीं लिखवाया था, इस बार लिखवा रहा हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद 2-3 बात समझ में आई आपको? उसके बाद ध्यान से तो समझे आप?
क्या बताया गया है, सब चीज़ नोट करते चले जाइएगा। उसके बाद कुछ नोट लिखवा रहे हैं आपको साइड में। अब अंतर करना सिखाएंगे आपको। तो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता समझ में आई। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, दुर्लभ हो जाएगी। जब आप रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत समझेंगे, ये बात आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ गए आप। उसके बाद आ जाइए। उसके बाद आपको जो बताने वाले हैं, उसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जो रासायनिक अभिक्रिया आणविकता है ना, रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता इधर साइड में समझ लीजिए क्या क्या बताया। जब रासायनिक अभिक्रिया की आपको कोटि पढ़ाए थे, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि आपको पढ़ाए थे, तो उसमें कहा गया था जैसे A प्लस के B एरो लिखा हुआ है C, तो R बराबर वेग नियम लिखेंगे पहले, R बराबर K, A की सांद्रता ब्रैकेट B की सांद्रता लिख देंगे। उसके बाद इसकी जो कोटि होगी कितनी होगी, एक कितना जाएगा 2, तो कोटि बराबर कितनी जाएगी 2। तो इधर सबसे नंबर पहले नंबर का पॉइंट इधर, पहले नंबर का पॉइंट इधर, पहले नंबर का पॉइंट इधर, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से पेपर में सवाल पूछा जाएगा। पेपर में सवाल कैसे पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। ये पेपर में सवाल पूछा जा चुका है और आपको पता भी होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या है, ठीक है। तुलना करनी पूछी जा सकती है यहाँ से। तो जो रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता है, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं की जो संख्या होती है, अणुओं की संख्या, इसमें जो अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी आणविकता। और इसमें क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियम हो, उसमें जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसके घातों के योग को रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आप बताइए पहला अंतर समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम पहले ही आपको क्लास में सब चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होते हैं, अणुओं की जो कुल संख्या होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जो साइड में हम बताए हैं आपको, रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि होती है किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है, यही बात आपको लिखनी है। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है, वेग नियम में जो अभिकारक होते हैं ना, उनकी जो सांद्रता होती है, उनकी जो घात होती है, उनका योग ही रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण इसे लिख सकते हैं, इधर साइड में इसे लिख सकते हैं। बताइए एक अंतर समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आपको एक अंतर समझ में आया कि नहीं आया। दूसरे नंबर पर हम आपको जो बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, ये जो आणविकता होती है ना, ये एक प्रकार का सैद्धांतिक मान है। कैसा मान है, सैद्धांतिक मान। कैसा मान है, सैद्धांतिक। देखिए डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं सिद्धांत के द्वारा, क्योंकि एक ऐसे संतुलित करते हैं, ऐसे किया जाता है, संतुलित किया। ये प्रयोगिक मान है। प्रयोग करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया की कोटि याद की जाती है। प्रयोग करने के बाद आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे, उसमें प्रयोग 1 से, प्रयोग 2 से, प्रयोग 3 से, समझ में आपको। तो ये एक प्रकार का प्रयोगिक मान है। कैसा मान है, प्रयोगिक। प्रैक्टिकल करने के बाद प्रयोगिक मान। इतना बात बताओ समझ में आए। दो अंतर सब बच्चों को समझ में आए कि नहीं आए। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह एक प्रकार का सैद्धांतिक मान है। रासायनिक अभिक्रिया जो आणविकता होती है ना, रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह एक प्रकार का सैद्धांतिक मान है। और जो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि होती है एक प्रकार का प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू का मतलब प्रयोगिक मान है। ये सुन लो, इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तीसरे नंबर पर चल जाइए, इधर चल जाइए। तीसरे नंबर का अंतर देखते हैं। जो होता है ना, ये जो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, पूर्ण संख्या होती है। कैसे होती है पूर्ण संख्या, क्योंकि किसी चीज़ की संख्या को आप नंबर में तो काउंट करेंगे। हम कहने लगे इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि 5 बच्चे बैठे हैं या 5.5 बच्चे बैठे हैं, ऐसे तो कहेंगे 5 बच्चे बैठे हैं। किसी चीज़ की जो संख्या होती है उसे नंबर में ही काउंट किया जा सकता है। समझ में आपको। तो ये अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या है तो संख्या ही। तो संख्या को ऐसे तो क्या थोड़ा ही कह सकते हैं इस क्लास में 10.5 बच्चे बैठे हैं, ऐसे थोड़ा ही कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। तो इसलिए किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो पूर्ण संख्या होती है। और ये एक प्रकार की भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक का मतलब समझिए आप, परभाजी भी हो सकती है, मतलब बटे में भी हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि बटे में भी हो सकती है, बटे का मतलब भिन्नात्मक हो सकती है। परंतु रासायनिक अभिक्रिया जो आणविकता होती है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात भिन्नात्मक नहीं होती है, भिन्न में नहीं होती है, बटे में नहीं होती है, पॉइंट में नहीं होगी। ये सर नो, इतना बात बताओ। ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो 3 अंतर समझ में आए कि नहीं आए। अब आपको चौथा अंतर बताने वाले हैं। 3 अंतर जो आपको बताए हैं आप लिख लीजिएगा। क्या क्या बताए हैं। तो ये एक प्रकार की कैसी होती है, ये भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है।
ठीक है, इतना बात बताओ, समझ में आएगी नहीं आया? उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो शून्य नहीं हो सकती, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि किसी भी चीज़ की संख्या को आप क्या करेंगे, क्या देंगे, ये शून्य मार्कर है। किसी चीज़ की संख्या को आप शून्य में नहीं कह सकते ना, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। और ये तो आप पढ़े हैं, इधर तो आप पढ़े हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़े नहीं। तो चौथे नंबर पर आप लिख लीजिए, यह शून्य हो सकती है, यह शून्य हो सकती है। कितने अंतर हो गए, 4। इसमें क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता है, इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रियाविधि हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है, कैसी क्रिया हो रही है, तेज हो रही है, कम हो रही है, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है, जो क्रियाविधि होती है, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया की, पूरा लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। क्रियाविधि के बारे में जानकारी नहीं, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, आप पूरा लिखेंगे, जानकारी नहीं प्राप्त होती, इसमें लिख देंगे। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इस साइड लिखेंगे आप। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इतना बात बताओ, आपके समझ में आया कि नहीं आया? ये रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर था, समझ गए आप? इसके बाद हम अपनी कहानी आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया आपको?